कहानी की शुरुआत एक डरे हुए छोटे लड़के से होती है जो घने बर्फीले तूफान में किसी से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का निशान था। भागते भागते उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक किसी ने उसके ऊपर बर्फ डालनी शुरू कर दी, जैसे उसे जिंदा दफन करने की कोशिश की जा रही हो। कुछ दिनों बाद उसी लड़के के परेशान माता पिता का इंटरव्यू लिया गया। उनकी आंखों में चिंता और दर्द साफ नजर आ रहा था। इसके तुरंत बाद न्यूज चैनलों पर एक रिपोर्ट दिखाई गई। खबरों से पता चला कि पास के पहाड़ों से पिछले कुछ सालों में 100 से भी ज्यादा लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो चुके थे। पुलिस ने कई बार सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन अब तक किसी का भी सुराग नहीं मिल पाया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। अब 5 दोस्त मस्ती और एडवेंचर के लिए उन्हीं पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। इनमें 2 कपल थे और एक अकेला लड़का जिसका नाम था मार्टिन। थोड़ी देर बाद वे सब शहर से दूर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बिना समय गवाए वे एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं थी और उन्हें लंबी लाइन में खड़ा होकर स्की करने की जरूरत नहीं थी। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। आसमान, बर्फ और दूर दूर तक फैली वादियां, सब कुछ बेहद खूबसूरत और मनमोहक था। थोड़ी देर नजारे का आनंद लेने और बातें करने के बाद सब स्की करते हुए नीचे उतरने लगे। शुरुआत में सब बहुत मजे कर रहे थे। कोई अपनी स्किल दिखा रहा था तो कोई तेजी से नीचे जा रहा था। लेकिन तभी मार्टिन का बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर से गिर पड़ा। ये देखकर बाकी दोस्त फौरन उसके पास भागे। उन्होंने देखा कि उसकी टांग टूट गई थी। तुरंत उन्होंने वहां मौजूद कपड़े का इस्तेमाल करके खून रोकने की कोशिश की। फिर मोनिका ने हिम्मत करके हड्डी को धीरे से सही जगह पर धकेल दिया। अभी के लिए खतरा टल गया था, लेकिन मार्टिन को तुरंत इलाज की जरूरत थी। उन्होंने मदद के लिए 911 पर फोन किया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कॉल नहीं लग पाया। मोनिका ने कहा कि शहर वापस जाकर मदद लाने में बहुत समय लगेगा। तभी सबने इधर उधर देखा और दूर उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग नजर आई। फिर दोस्तों ने पास की लकड़ी और कपड़े का इस्तेमाल करके एक तरह का स्ट्रेचर बनाया और मार्टिन को उस पर रखकर खींचते हुए धीरे धीरे बिल्डिंग तक ले गए। करीब पहुंचने पर उन्होंने देखा कि इमारत उनकी सोच से कहीं बड़ी थी। इसके बाद एरिक ने मेन दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तब उसने पास की खिड़की का शीशा तोड़ा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने गेट खोल दिया और बाकी दोस्तों को भी अंदर बुला लिया। अंदर का माहौल एक तरह के पुराने होटल जैसा लग रहा था, लेकिन जगह टूट फूट और गंदी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जगह कई सालों से बंद पड़ी थी। वहां बिजली भी नहीं थी। इसलिए दोस्तों ने तय किया कि वे मार्टिन के साथ रहकर उसका ध्यान रखेंगे। फिर सभी दोस्तों ने मार्टिन के इलाज के लिए कुछ चीजें ढूंढनी शुरू की। मिकल ने कई शराब की बोतलें ढूंढ लीं, मोनिका को कुछ गम मिली और इंगून के पास पहले से ही दर्द की गोलियां थीं। इन चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे मार्टिन के घावों का इलाज करना शुरू किया। मोनिका ने सावधानी से उसके घाव से पट्टियां हटाई, फिर शराब से घाव साफ किया और किनारों पर गम लगाई। अब मार्टिन खतरे से बाहर था। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे वहीं रात बिताएंगे और अगले सुबह जल्दी निकलेंगे। एरिक, मिकल और इंगन ने उस जगह की जांच करने का निर्णय लिया, जबकि मोनिका मार्टिन के पास रही। तीनों ने अंधेरे गलियारे में कदम रखा। उन्हें दोनों तरफ कई कमरे दिखाई दिए। फिर वे बेसमेंट में गए, जो जनरेटर का कमरा लग रहा था। एरिक ने कंट्रोल्स चेक किए ताकि बिजली चालू हो सके। इसी दौरान बाहर मार्टिन और मोनिका आपस में बात कर रहे थे कि अचानक मेन गेट खुलने की आवाज आई। आवाज सुनते ही मोनिका तुरंत दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन बाहर कोई नहीं था। इसके बाद एरिक ने जनरेटर चालू कर दिया और पूरी जगह रोशनी से भर गई। एरिक खुश होकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने गया, जबकि कपल इंगन और मिकल थोड़ी मस्ती के लिए एक कमरे में चले गए। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा कमरा जलकर राख हो चुका था और बिस्तर और फर्नीचर तक पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। बाद में सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। वे शराब पीते हुए थोड़ी पार्टी कर रहे थे। इस बीच मोनिका होटल का रजिस्टर देख रही थी, जिसमें कई पुराने मेहमानों के नाम लिखे थे। तभी मोनिका ने एक अजीब नोट देखा। नोट में लिखा था, हम जानते हैं कि आप अपना लड़का ढूंढ लेंगे। ये नोट 1975 का था, यानी लगभग 30 साल पुराना था। मोनिका सोच में पड़ गई कि क्या उस समय कोई गायब हुआ था। तभी उसने रजिस्टर में एक परिवार की तस्वीर देखी, माता पिता और उनका बेटा, और वो वही लड़का था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। पार्टी खत्म होने के बाद मिकल और इंगन एक कमरे में अकेले समय बिताने गए। वहीं मोनिका और एरिक भी बिस्तर पर सो गए, लेकिन मार्टिन के पास ही रहे। इस बीच मिकल ने इंगन के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला कि वो अभी तैयार नहीं है। ये सुनकर मिकल गुस्से में आ गया और उसने बोला कि वो इस रिलेशनशिप में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई है क्या। इंगून ने समझाने की कोशिश की कि वो सच में उसे पसंद करती है और बोली कि वो सब कुछ होने से पहले उसे बेहतर तरीके से जानना चाहती है। लेकिन मिकल ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से में कमरे से चला गया। नीचे जाकर मिकल शराब पीने लगा और रेडियो में गाना सुनने में व्यस्त हो गया, जबकि इंगून कमरे में अकेली रह गई। थोड़ी देर बाद वो शावर लेने गई। जैसे ही उसने नल खोला, उसे पीछे से किसी का गुजरना महसूस हुआ। जब वो बाहर देखने गई तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने अपने सारे सामान उठाए और वहां से जाने की कोशिश की,
लेकिन तभी एक रहस्यमयी शख्स ने पीछे से उस पर हमला किया। ये देखकर इंगुन जोर से चिल्लाई, लेकिन नीचे गाने सुने में व्यस्त लोग उसे सुन नहीं सके। इंगन खून से लथपथ जैसे तैसे लिविंग रूम तक दौड़ी, लेकिन किलर भी उसके पीछे पहुंच गया और फिर उसे घसीटकर कहीं ले गया। उस रात दोस्तों में से किसी ने भी ये देखने की हिम्मत नहीं की कि इंगुन ठीक है या नहीं। मिकल ने भी सोचा कि वो उस पर गुस्सा है, इसलिए उसने भी देखने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह मिकल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नाश्ता लेकर इंगुन के कमरे के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया और कल हुए झगड़े के लिए माफी मांगी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने नाश्ता जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। नीचे एरिक मदद ढूंढने के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। बाहर जाने से पहले उसने मोनिका के साथ एक रोमांटिक बातचीत की और सभी को अलविदा बोलकर घर से निकल गया। मौसम अभी भी बहुत खराब था, लेकिन वो बर्फीले तूफान में आगे बढ़ता रहा। जैसे ही एरिक थोड़ी दूर गया, उसने बर्फ में खून के निशान देखे। डर के मारे उसने उनका पीछा किया और पाया कि इंगुन की लाश बर्फ में पड़ी थी। एरिक ने उसे जगाने की कोशिश की, तभी वही किलर अचानक पीछे से आया और उस पर हमला कर दिया। उधर घर के अंदर बिजली टिमटिमाने लगी थी। ये देखकर मिकल और मोनिका बेसमेंट की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद मार्टिन जागा और पाया कि उसके आसपास कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी चिंता के बाद वो खुद को सोफे से उठाकर उन्हें ढूंढने गया। बेसमेंट में मिकल और मोनिका जनरेटर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गलती से एक सीक्रेट दरवाजा देखा जो एक लकड़ी की पट्टी से बंद था। जिज्ञासा में उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। वहां उन्हें बहुत सारी चीजें मिली, जिन्हें देखकर उन्होंने सोचा कि ये होटल के पुराने मालिकों की चीजें होंगी। वे थोड़े और अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कमरा जो धूल से भरा होना चाहिए था, बिल्कुल साफ था, मानो उसमें कोई अभी भी रहता हो। फिर उन्होंने टेबल पर कई अखबार की कटिंग्स भी देखी। ज्यादातर कटिंग्स उस लड़के के बारे में थीं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अखबार की हेडलाइन में लिखा था, दुर्भाग्य फिर से हावी। एक और लेख में बताया गया था, शैतानी होटल, और साथ ही पता चला कि होटल 30 साल पहले ही छोड़ दिया गया था। ये सब देखकर दोनों हैरान थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस होटल में नए सामान जैसे कैप्स और चश्मे कैसे मौजूद थे। उन्हें ज्वेलरी और कार की चाबियां भी मिली। ये सब देखकर मिकल और मोनिका को अब समझ आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन पहले मोनिका इंगुन से अकेले बात करना चाहती थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो पूरी तरह शॉक हो गई। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। इस बीच मार्टिन रसोई में गया। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने वहां पड़े बीन्स का जार उठाया, लेकिन वो खोल नहीं सका। उधर जब मिकल लिविंग रूम में पहुंचा, तभी उसे किसी की छींक सुनाई दी। ये सुनकर वो आवाज की ओर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने दरवाजे से खून बहता हुआ देखा। वो धीरे धीरे अंदर गया और पाया कि मार्टिन फर्श पर गिरा हुआ था। तभी मोनिका वहां पहुंची और सबको उस कमरे की ओर ले गई, जहां मिकल को अपनी गर्लफ्रेंड का खून से सना हुआ नेकलेस मिला। ये देखकर मिकल पूरी तरह टूट गया। जैसे ही तीनों वहां से बाहर जाने लगे, अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। इससे सभी डर गए और वे जल्दी से किसी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर मोनिका ने मार्टिन को पूरी स्थिति समझाई और कहा कि वे उसके बॉयफ्रेंड की मदद आने तक वहीं रुकें। लेकिन मिकल को ये सही नहीं लगा। उसे विश्वास था कि वे ज्यादा समय तक यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। हर गुजरते मिनट के साथ उनका डर और बढ़ता गया। अब मिकल इंतजार नहीं कर सका। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने का फैसला किया। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन मिकल ने मन बना लिया था। वो धीरे धीरे कमरे से नीचे गया। उसे अभी भी उम्मीद थी कि इंगुन अब भी जीवित है। नीचे पहुंचकर उसने एक तेज हथियार उठाया और कमरे कमरे जाकर इंगुन को ढूंढने लगा। ढूंढते समय उसने बहुत शोर मचाया। तभी अचानक किलर ने उस पर हमला किया, लेकिन मिकल किसी तरह बच गया और वो सामने के दरवाजे से बाहर भागा। लेकिन वो जानता था कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। जब किलर दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। असल में मिकल छत पर छिपा हुआ था और सब्र से किलर के जाने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास भागा और उन्हें बताया कि उसने अभी एक विशाल आदमी को बड़ी कुल्हाड़ी लिए देखा। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मिकल ने मोनिका से कहा कि वे मौके का फायदा उठाकर तुरंत वहां से निकल जाए। वो सोच रहा था कि मार्टिन अब सिर्फ बोझ है और उन्हें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन मोनिका ने उसका विरोध किया और कहा कि कोई और तरीका जरूर होगा। मिकल ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मोनिका उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। ये देखकर मिकल उन्हें छोड़कर खिड़की से बाहर कूद गया। फिर वो पास के शेड की तरफ भागा ताकि कुछ जरूरी सामान ले सके। दुर्भाग्य से वो एक जाल में फंस गया और उसकी चीख सुनकर दोस्त डर गए। जाल से निकलकर वो शेड में पहुंचा, लेकिन वहां उसकी चीखें सुनकर किलर भी पहुंच गया। उसे देखकर मिकल ने खुद को एक कोने में छिपाया, लेकिन किलर ने उसे ढूंढ लिया और उसके दोस्तों के सामने मिकल की गर्दन कुचल दी। अब मोनिका और मार्टिन को किलर की ताकत का पता चला। उन्होंने तुरंत भागने का फैसला किया। मोनिका ने मार्टिन को कमरे से बाहर निकाला और उसे एक स्टोरेज रूम में छिपाया और वो खुद कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर गई। जाते समय उसने मार्टिन से वादा किया कि वो जल्दी लौट आएगी। अगली सीन में मोनिका उसी शेड में गई जहां मिकल को मारा गया था। थोड़ी तलाश के बाद उसे एक शॉटगन मिला।
मोनिका ने देखा कि शॉटगन काम कर रही थी और साथ ही उसे एक गोली भी मिली। इसे उसे होटल लौटने का हौसला मिला। मार्टिन के पास लौटकर उसने अपनी योजना बताई कि कैसे वे उस किलर को मारेंगे। उसे पता था कि केवल एक ही मौका मिलेगा और यही उनका सबसे सुरक्षित रास्ता था। फिर दोनों बेसमेंट की तरफ गए जहां मोनिका को लग रहा था कि किलर छिपा है। उसने मार्टिन को अंधेरे में छिपाया और जनरेटर बंद कर दिया। फिर वो अकेले सीक्रेट रूम में गई। रूम के अंदर कदम रखते ही किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। डर कर उसने देखा कि यह उसका बॉयफ्रेंड एरिक था, जो अभी भी जिंदा था। उसे देखकर मोनिका खुश हुई, लेकिन जब उसने देखा कि एरिक चल नहीं सकता तो उसने पहले किलर से निपटने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद किलर के कदमों की आवाज आने लगी। इसे सुनकर मोनिका एक कोने में छिप गई। जैसे ही किलर टॉर्च लेकर सामने आया, मोनिका ने शॉटगन उठाई और उसकी एकमात्र गोली चला दी, लेकिन किलर ने चालाकी दिखाते हुए टॉर्च बंद कर दी, जिससे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी मार्टिन बाहर आया और बोला कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन मोनिका ने मना कर दिया और कहा कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी उस सीक्रेट रूम में है। थोड़ी देर बाद किलर एरिक को ढाल बनाते हुए बाहर आया और उसने एरिक को उनके सामने मार डाला। अब किलर के बीच वे लोग फंसे हुए थे कि तभी मार्टिन ने मोनिका की शॉटगन ले ली और बोला कि वो यहाँ से भाग जाए, जबकि वो खुद किलर को रोकने की कोशिश करेगा। मोनिका ने उसकी बात मान ली और वहां से भाग गई। फिर किलर ने मार्टिन पर हमला किया और उसे तुरंत मार डाला। मोनिका बाहर भागी और अपना स्की गियर पहन लिया। वो बर्फ में भागने की कोशिश करती रही, लेकिन किलर उसे जल्दी पकड़ लिया और उसे बेहोश कर दिया। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि वो स्लेज पर थी अपने मरे हुए दोस्तों के साथ और किलर उन्हें कहीं ले जा रहा था। फिर किलर एक गहरे खाई तक पहुंचा और लाशों को उसमें फेंकने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर मोनिका ने अपने दोस्त की जेब से एक रेजर ब्लेड निकाल लिया। जब किलर उसके पास आया तो उसने ब्लेड उसके सीने में घुसा दिया और तुरंत पास पड़ी कुल्हाड़ी लेने भागी, लेकिन किलर ने उसे पकड़ने की कोशिश की और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान मोनिका खाई के किनारे तक पहुंच गई और गिरने ही वाली थी कि तभी उसने किलर के चश्मे हटा दिए। उसके चेहरे पर निशान बिल्कुल वैसे ही झलक रहे थे जैसी हमने फिल्म के शुरुआती सीन में बच्चे के चेहरे पर देखी थी। अब किलर कुछ देर के लिए अंधा हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर मोनिका ने कुल्हाड़ी से किलर के सीने में वार किया और वो खाई में गिर गया। गिरते समय किलर के मन में बचपन की यादें आईं और पता चला कि उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता थे। शायद इसी वजह से वो इतना निर्दयी और राक्षसी बन गया था। अंत में किलर की लाश उन्हीं 4 शिकार किए गए दोस्तों के पास पड़ी और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।